कहानी की शुरुआत होती है एक हाईटेक हॉस्पिटल से, जहां कैमरा धीरे धीरे साइकेट्री डिपार्टमेंट के एक ऑफिस में शिफ्ट होता है। वहां एक महिला मनोचिकित्सक साइकाइट्रिस्ट अपने यंग मस्कुलर पेशेंट से गंभीर स्वर में पूछती है, क्या तुम यह पुष्टि कर सकते हो कि तुम्हें सच में हर जीवित इंसान एक सुअर जैसा दिखता है? लड़का कुछ कहे बिना सिर्फ सिर हिला देता है। डॉक्टर की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह और करीब झुककर लगभग फुसफुसाते हुए पूछती है, रुको, क्या तुम मुझे भी ऐसे ही देख रहे हो? इस बार लड़का बिना हिचकिचाए लाल चमकती आंखों के साथ हाँ में जवाब देता है। अब कैमरा पेशेंट के नजरिए से सीन दिखाता है। डॉक्टर का चेहरा मानो इंसानी नहीं बल्कि किसी चश्माधारी खड़ी नाक वाले एनिमल जैसा दिखाई देता है। इससे साफ हो जाता है कि उसकी हालत सिर्फ बहाना नहीं, सचमुच अजीब है। डॉक्टर शॉक के बावजूद अंदर से सोचती है, इतना स्मार्ट एंड हैंडसम लड़का ये कैसे हो सकता है? वह उसकी कंडीशन टेस्ट करने के लिए अजीब कदम उठाती है। अपने कोट के बटन धीरे धीरे खोलते हुए कहती है, शायद हमें तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्स चेक करनी चाहिए। लड़का पसीने पसीने हो जाता है, उसकी सांस तेज हो जाती है। डॉक्टर और पास झुककर हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, तो बताओ अब तुम्हें क्या दिख रहा है? पेशेंट की आंखों से देखा जाए तो सीन और भी डरावना है। डॉक्टर का चेहरा वही है, लेकिन उसकी छाती की जगह भी छोटे छोटे कार्टूनिश एनिमल फेस उगाए हैं। दूसरी ओर डॉक्टर को पूरा यकीन है कि वह इतनी आकर्षक है कि कोई उसे कभी जानवर के रूप में देख ही नहीं सकता। लड़का अचानक खड़ा होकर सीधे सपाट शब्दों में कहता है, आई सी 2 pigs। ये सुनकर डॉक्टर का चेहरा जम जाता है। उसका आत्मविश्वास एक पल में टूट जाता है। वह तेजी से शर्ट पकड़ती है, पीछे हटती है और पहली बार मान लेती है कि पेशेंट की हालत गंभीर है। वह फौरन प्रोफेशनल मोड में लौटती है। डेस्क पर रखे ह्यूमन स्पाइन मॉडल को उठाकर समझाती है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में गंभीर विकृति डिफॉर्मिटी है। इससे ब्रेन और ऑप्टिक नर्व्स पर दबाव पड़ रहा है। शायद इसी वजह से तुम्हें यह सब दिखाई दे रहा है। डॉक्टर चेतावनी देती है, सर्जरी ही एकमात्र उपाय है, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है। गर्दन से नीचे पैरालिसिस तक हो सकता है। लड़का शांत होकर सुन रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं। वह मॉडल की ओर हाथ बढ़ाकर ठंडी आवाज में कहता है, मेरी रीढ़ वापस दो। डॉक्टर का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है कि यह मरीज हकीकत और भ्रम डिल्यूजन में फर्क ही नहीं कर पा रहा। उसके मन में बस यही ख्याल आता है, इतना स्मार्ट लड़का और इतनी खतरनाक सोच, क्या बर्बादी है। दृश्य बदलता है और यान भीड़भाड़ वाली बस में खड़ा है, हाथ में मेडिकल रिपोर्ट लिए हुए जिसमें गंभीर मानसिक विकार का जिक्र है। उसकी नजर से देखें तो पूरी बस में लोग उसे मानवीय रूप वाले सुअर जैसे दिखाई देते हैं। यान सोचता है कि उसे हमेशा से दुनिया कुछ ऐसी ही दिखती आई है, शायद इसलिए कि उसके माता पिता सुअर काटने का काम करते थे। यह बीमारी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को ज्यादा प्रभावित नहीं करती, बस डेटिंग को छोड़कर। रिपोर्ट देखते हुए वह याद करता है कि आज बेहद अहम दिन है, उसका प्रोफेशन अवेकनिंग समारोह। काश इससे पहले यह बीमारी ठीक हो जाती। भव्य चिंगचोंग अकादमी पहुंचकर वह देखता है कि छात्र एक विशाल नीली रोशनी वाले क्रिस्टल के आसपास जमा हैं। यान को चिंता है कि उसका मानसिक विकार उसकी अवेकनिंग को बिगाड़ सकता है, जिससे भविष्य पर असर पड़ेगा। तभी हल्के नीले बालों वाली लड़की उसे पुकारती है। वह यान को देखकर खुश होती है, देर से आने के लिए चिढ़ाती है और मजाक में लड़ाई की धमकी देती है। मगर यान की आंखों में वह भी सुअर जैसी ही लगती है, बस नीले रंग के शेड के साथ। लड़की उसे झकझोरती है और पूछती है कि उसने सुना या नहीं। राह चलते छात्र उसे शूलिंगन कहकर छेड़ते हैं कि वह यान के साथ ज्यादा ही घुली मिली है। कोई कहता है कि दोनों बचपन के दोस्त हैं और शायद जल्दी शादी भी कर लें। गुस्से में शूलिंग शान कहती है कि गॉसिप को नजरअंदाज करो। यान सिर हिला देता है। तभी अकादमी के बुजुर्ग प्रधानाचार्य समारोह शुरू होने की घोषणा करते हैं और बताते हैं कि अवेकनिंग पूरी तरह उनकी मूल विशेषताओं शक्ति, फुर्ती और आत्मा पर आधारित है। उच्च गुणों का मतलब है उन्नत पेशे का मौका। पहला छात्र मध्य स्तर का मेटल वर्कर बनता है, दूसरा उन्नत हीलर, तीसरा जूनियर इंजीनियर और निराशा में गिर पड़ता है। अब लाल नारंगी बालों वाला ताकतवर लड़का क्रिस्टल को छूता है। स्वर्णिम रोशनी फूट पड़ती है। उसे दुर्लभ श्रेणी का कॉम्बैट पेशा शैडोलेस ब्लेड्स में मिलता है। प्रधानाचार्य उसका नाम पूछते हैं। वह गर्व से कहता है, लू जिंग लॉन्ग। प्रधानाचार्य प्रसन्न होकर
उसके घर जाने और भविष्य पर चर्चा करने का वादा करते हैं। फिर यान का नाम पुकारा जाता है। शूलिंग शान उसे प्रोत्साहित करती है। प्रधानाचार्य जानते हैं कि यान अजीब है, मगर उसके आंकड़े औसत से 3 गुना अधिक हैं। शायद कोई चमत्कार हो। यान जैसे ही क्रिस्टल को छूता है, बिजली सी चमक के साथ विस्फोट हो जाता है। प्रधानाचार्य और भीड़ पीछे हट जाती है। प्रकाश इतना प्रबल है कि प्रधानाचार्य घोषणा करते हैं, यह डिवाइन टीयर है, सबसे ऊंची श्रेणी। मगर परिणाम चौंकाने वाला निकलता है। लाइफ टाइप प्रोफेशन, डिवाइन पिग बुचर। छात्र पहले हैरान, फिर ठाके लगाते हैं। कोई क्रिस्टल को दोष देता है, कोई बहस करता है कि क्या यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य। प्रधानाचार्य गुस्से और निराशा में भर जाते हैं। इतने वर्षों बाद पहली बार डिवाइन टीयर जागा, और वह भी सबसे घटिया समझा जाने वाला पेशा। यान अकेला आगे बढ़ता है, तभी उसकी आंखों के सामने केवल उसे दिखाई देने वाली नीली होलोग्राफिक स्क्रीन उभरती है। सिस्टम इंटरफेस। उसमें उसका पूरा स्टेटस, प्रोफेशन, टैलेंट और स्किल दिखाई देते हैं। स्वाइन नेमेसिस और ब्लेड ऑफ गॉड स्लेइंग। पहली स्किल है ब्लड शैडो बुचर, जो सुअरों को भयभीत कर सकती है। स्वाइन नेमेसिस उसे सुअरों पर 50% अतिरिक्त नुकसान पहुंचाने की क्षमता देता है, और जितना अधिक सुअर मारेगा बोनस बढ़ता जाएगा। साथ ही उनसे उसे आधा नुकसान ही होगा। ये देखते ही यान हल्की मुस्कान देता है। आंखों में लाल चमक उभरती है। उसे एहसास होता है कि यह पेशा कमजोर नहीं बल्कि उसकी ताकत है, क्योंकि उसकी नजर में पूरी दुनिया सुअर जैसी दिखती है। अकादमी में लौटते समय छात्र उसका मजाक उड़ाते हैं। लू जिंग लोंग और उसका साथी उस पर हंसते हैं। दोस्त कहता है कि उसे असली ड्रैगन की उम्मीद थी, पिग बुचर की नहीं। शूलिंगन यान के पास आती है, उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है कि डिवाइन लेवल पिग बुचर होना भी बुरा नहीं, तुम अपने पिता के नक्शे कदम पर हो। बाकी छात्र जलन से देखते हैं, कुछ तो रोने लगते हैं कि उन्हें डिवाइन टीयर क्यों नहीं मिला। शूलिंग शान शर्माते हुए कहती है कि उसके और यान के पापा दोनों खुश होंगे। यान को याद आता है कि वे बचपन से पड़ोसी हैं और उनके माता पिता हमेशा उन्हें एक साथ देखने का सपना देखते रहे। प्रिंसिपल का चेहरा अब थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने अगला नाम पुकारा, शूलिंग श्वान। उसकी बारी आते ही वह नर्वस और एक्साइटेड हो गई। उसने यान की तरफ देखते हुए कहा, चाहे मेरी मां का पेशा सिलाई गिरती हुई ऊपर उठी, अब तक की सबसे शक्तिशाली जागृति। प्रिंसिपल स्तब्ध रह गए और घोषणा की, लेजेंडरी कॉम्बैट प्रोफेशन, स्नोसोल स्वॉर्ड इमॉर्टल। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतनी साधारण फैमिली से इतनी दुर्लभ शक्ति कैसे जन्म लेकर भी इसमें यह ताकत कहां से आ गई। माफी मांग लेता तो बच जाता। सबको पता था कि जिंगलोंग की तलवार स्टील पाइप तक काट सकती है। शर्म और क्रोध से जलते हुए वह चिल्लाया कि यान को खत्म कर देगा, पर जैसे ही वह वार करने बढ़ा, हवा बर्फीली हो गई। हल्की बर्फ गिरने लगी। उसकी तलवार पर बर्फ जम गई और देखते ही देखते उसका शरीर जमने लगा। जिंगलोंग ने मुश्किल से शूलिंग श्वान की ओर देखा और गुर्रा कर पूछा, तुम अब भी यान का साथ क्यों दे रही हो? शूलिंग श्वान हाथ बांधकर खड़ी थी। चारों ओर ठंडी शक्ति फैली हुई थी। वह ठंडे स्वर में बोली, बस करो। दोनों को घूरते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए तुम दोनों लड़ो। सीन पीछे झूम हुआ। तीनों प्लाजा में अलग खड़े थे। शूलिंग श्वान ने यान को देखा और कहा, अब तो समझ आ गया होगा कि हम एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। यह मेरी तरफ से आखिरी मदद थी। अतीत को अलविदा। पर यान ऊब भरे अंदाज में खड़ा रहा, कान खुजाते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने जम्हाई ली और कहा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं, और निकल पड़ा। शूलिंग श्वान जाते हुए आखिरी चेतावनी दी, चिंग चिंग से दूर रहो। अगली बार अगर जिंगलोंग बदला लेने आया तो मैं नहीं रोकूंगी। 2 गपशप करती लड़कियां उलझन में थीं। ये लड़का तो गंभीर बातों की भी परवाह नहीं करता। सीन बदलता है। अब यान अकेला डस्क के समय शहर की सड़क पर टहल रहा होता है। तभी एक औरत अपने खतरनाक दिखने वाले बड़े कुत्ते के साथ सामने आ जाती है। कुत्ता गुस्से में भौंककर रास्ता रोक लेता है। उसी पल यान की आंखों में हल्की लाल चमक उभरती है और उसकी नजर में हकीकत बदल जाती है। वह औरत एक विशालकाय सुअर जैसी दिखती है और कुत्ता एक जंगली खूंखार वराह में बदल जाता है। असलियत में डॉग पट्टा खींचकर काटने को दौड़ता है। यान शांत अंदाज में सीधा कहता है, अपने सुअर को पीछे कर लो, सॉरी डॉग रास्ता रोक रहा है। यह सुनकर औरत तमतमा जाती है। यान की नजर में वह सुअर औरत उससे भिड़ रही है। यह सड़क तेरे बाप की है क्या? शिष्टाचार नहीं है?
यान गहरी सांस लेकर सोचता है, सही मौका है, नई ताकत को आजमाने का समय आ गया। वह बिना देर किए अपनी थ्योरी टेस्ट करता है और नीली ऊर्जा से भरी जबरदस्त किक कुत्ते पर मारता है। किक इतनी घातक होती है कि डॉग वहीं ढेर हो जाता है। औरत हैरान होकर देखती है, मानो उसके पालतू की आत्मा निकल गई हो। वह रोते हुए चिल्लाती है, मेरा बेटा। उसी क्षण यान के सामने नीले रंग का सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्वाइन नेमेसिस बोनस +1%। यान की चमकती आंखें नोटिफिकेशन पर टिक जाती हैं। कंफर्मेशन मिल गया। कोई भी सुअर जैसी आकृति दिखे तो स्किल काम करता है, चाहे असल में सुअर हो या ना हो। गुस्से से कांपती औरत उस पर झपटती है, तू हत्यारा है, मेरे बेटे को मार डाला, अब मैं तुझे मार डालूंगी। लेकिन यान शांत रहता है और ठंडे लहजे में कहता है, हाँ मैं साइको हूं। फिर वह आराम से अपनी मेडिकल रिपोर्ट निकाल कर दिखाता है, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा है PSICO। उसकी बर्फ जैसी आंखों में यह साफ झलकता है कि उसे किसी बात की परवाह नहीं। वह कहता है, कुछ कहना है, वरना मैं जा रहा हूं। डर के मारे औरत का गुस्सा पल में उतर जाता है। चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर कहती है, कुछ नहीं, सब ठीक है, टेक केयर, और तुरंत पीछे हट जाती है। सीन बदलकर यान के घर पर आता है। माता पिता अपने बेटे को देखकर बेहद खुश होते हैं। उसके मजबूत और हंसमुख पिता मजाक में पूछते हैं, तो क्या तू सच में सुअर काटने वाला बन गया? मां प्यार से मुस्कुरा देती है और यान सिर हिलाकर हामी भरता है। पिता गर्व से गले लगाते हैं, शाबाश बेटा, यही असली धंधा है। लड़ाई झगड़े से दूर रहकर यह काम ज्यादा सुरक्षित है। कल स्लॉटर हाउस चलते हैं। रात में यान एक पिग थीम वाले पायजामे में चैन की नींद सो रहा होता है, लेकिन घर के बाहर नीली चमकती जुड़वा आंखों वाला एक रहस्यमयी शख्स खड़ा दिखता है। उसका चेहरा पट्टियों से ढका है। वह यान के माता पिता के कमरे के पास जाकर धीमे स्वर में कहता है, क्या घोस्ट क्राई का बेटा वाकई सिर्फ एक कसाई है? अचानक याक्युवान की आंखें खुल जाती हैं और उनमें खतरनाक चमक दिखाई देती है। वह गहरी आवाज में चेतावनी देता है, हमारे परिवार की नींद खराब मत करना, अगली बार इतना सभ्य नहीं रहूंगा। वह शख्स हंसकर कहता है, आराम से, मैं बस जांच करने आया था। अगर लड़का सच में महज एक कसाई है तो संगठन उसे नहीं छेड़ेगा। यह कहकर वह अंधेरे में गुम हो जाता है। अगले दिन यान के पिता उसे स्लॉटर हाउस ले जाते हैं, जहां चारों ओर सुअर के शव लटके हुए हैं। याक्युवान काले एप्रन में गंभीर लहजे में बेटे को सिखाते हैं, एक अच्छे कसाई के पास हमेशा सही चाकू होना चाहिए। वह 3 खास क्लीवर दिखाते हैं। यान ध्यान से देखता है और बीच वाला चुनता है। जैसे ही वह क्लीवर पकड़ता है, नीले रंग की सिस्टम नोटिफिकेशन चमकती है, पिग स्लेइंग नाइफ चुना गया, टैलेंट गॉड स्लेइंग एज सक्रिय। हर पिग को मारने पर 0.1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा। यान का प्रशिक्षण शुरू होता है। पिता बताते हैं, पहला सबक, कमजोर जगह पहचान और वहीं एक वार करो। एक बड़े शव की ओर इशारा कर वे डेमो देते हैं। फिर कहते हैं, अब तेरी बारी। यान नया क्लीवर घुमाता है। उसकी ब्लेड से लाल आभा निकलती है और वह एक ही वार में शव को साफ 2 हिस्सों में काट देता है। उसकी आंखों में यह दृश्य मानो किसी दैत्य को गिराने जैसा लगता है। नोटिफिकेशन दिखती है, साधारण पेग वध सफल, लेवल और बोनस बढ़े। पिता तारीफ करते हैं, लेकिन बताते हैं कि वार और सटीक हो सकता था। वे समझाते हैं कि अगली बार सीधे धमनी पर वार करना ज्यादा असरदार होगा। यान गंभीरता से सुनता है, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह है। वह पूछता है, पापा, क्या मैं बाकी शव भी काट सकता हूं? पिता हंसते हैं, जरूर, इनमें से कुछ मेरे दोस्तों के भी हैं, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया। इसके बाद मोन्टाज चलता है। यान बार बार अपनी चमकती लाल धार से सुअर काटता है और हर बार उसकी सिस्टम लेवल 2 से बढ़कर 4 तक पहुंचती जाती है। दिन के अंत में यान शवों के ढेर के पास बैठा अपने स्टेटस स्क्रीन को घूरता है। 49 पिग्स वर्थ, बोनस डैमेज 100%, मुख्य एट्रीब्यूट्स 10 से बढ़कर 15, लेवल 5 अप्रेंटिस। तभी उसके पिता के साथी आते हैं और चौंकते हैं, ये तुम्हारा बेटा है ना, एक ही दिन में हफ्ते का काम खत्म कर दिया। याक्युवान गर्व से कहते हैं, कोई नई बात नहीं, ये मेरा बेटा है, डिवाइन पिग बुचर। इस बीच यान अपने नए क्लीवर को देखते हुए सोचता है कि अब चाकू चलाना उसे रोमांचक लगने लगा है और तय करता है, स्लॉटर हाउस से बाहर निकलकर अब असली दुनिया देखनी चाहिए। अगले ही दिन यान अपना बैकपैक लेकर सफर पर निकलने को तैयार था। इस दुनिया में खतरनाक राक्षसों का सामना होना आम बात थी।
इंसानों की बस्तियां 9 अलग अलग जिलों में बटी थीं और चिंगचिंग शहर 5वें जिले की सीमा पर स्थित था। यान एक विशाल पत्थर के दरवाजे पर पहुंचा जिस पर बॉर्डरलैंड्स लिखा था। यह गेट शहर से निकलकर सीधे जंगली इलाके में ले जाता था। जैसे ही वह बाहर जाने को बढ़ा, एक शहर का गार्ड उसे रोककर समझाने लगा कि उसके पेशे की सीमाएं हैं, वह 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकता वरना जान जोखिम में पड़ जाएगी। यान ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आगे जंगल की गहराई में बढ़ गया। डार्क फॉरेस्ट में अचानक झाड़ियों से सरसराहट हुई और एक छोटा हरा जीव खंजर लहराते हुए हमला करने को कूदा। यान ने तुरंत उसे गोब्लिन के रूप में पहचान लिया और अपनी ब्लड शैडो बूचर तकनीक आजमाई। सिस्टम ने सक्रिय होने का संकेत दिया और उसका प्रभाव साफ दिखा। गोब्लिन का गुस्सा डर में बदल गया। वह यान के भयावह आभा से जम गया। यान ने आसानी से वार चकमा देकर उसे गिरा दिया। नोटिफिकेशन आई, एक और गोब्लिन पिग खत्म। जितने मजबूत दुश्मन गिरते, यान के स्तर और शक्ति में उतनी ही बढ़ोतरी होती। तभी उसने आसपास अंधेरे में दर्जनों हरी आंखें देखी और अपने पुराने गुरु की बात याद आई। जहां एक गोब्लिन है वहां पूरी टोली पास ही होती है। मगर डरने के बजाय यान लगभग प्रसन्न दिखा और खंजर थाम लिया। फिर से लेवल बढ़ाने का मौका था। चारों तरफ से गोब्लिन पिग्स टूट पड़े, लेकिन यान का हमला बवंडर की तरह चला। चमकते चाकू से एक एक कर सब गिरते गए। आखिर में केवल एक बचा जो भय से कांप रहा था। यान की लाल चमकती आंखें और डरावनी मुस्कान देखकर उसने भी दम तोड़ दिया। गोब्लिनों के निशान का पीछा करते हुए यान एक बड़ी काली गुफा तक पहुंचा, जहां अंदर दर्जनों शव बिखरे पड़े थे। उसने अकेले पूरे घोंसले का सफाया कर दिया था। सिस्टम अलर्ट आया। उसका स्तर अब 6ठे दर्जे का प्रशिक्षु हो गया और उसकी क्षमताओं में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई। तभी गुफा के गहरे हिस्से से अजीब आवाज आई। यान ने तुरंत रुख मोड़ा और लकड़ी के बैरिकेड को एक तेज किक से तोड़ दिया। अंदर जो दृश्य था उसने माहौल बदल दिया। एक सुनहरे बालों वाली कम उम्र की लड़की लाल रस्सियों से बंधी थी, मुंह पर पट्टी बंधी और डर से कांप रही थी। पास ही 2 छोटे गोब्लिन शिशु रो रहे थे। यान ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपना चमकता हुआ चाकू उठाया। लड़की ने सोचा कि यह भी कोई खतरा है और आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन अगली ही क्षण तेज लाल रोशनी में उसकी रस्सियां कट गईं और गोब्लिन शिशु भी मार गिराए गए। आजाद होते ही लड़की चीख उठी, मगर यान ने शांत स्वर में कहा कि डरने की जरूरत नहीं, सभी दुश्मन खत्म हो चुके हैं। लड़की ने राहत की सांस ली और भावुक होकर यान को गले लगाया, जबकि वह खुद असहज महसूस कर रहा था। उसने बताया कि गोब्लिन उसे अपमानित करने वाले थे। यान ने झिझकते हुए साफ कहा कि वह उसे बचाने नहीं आया था। लड़की, जिसका नाम सियानन था, ने यान की ताकत देखकर पूछा कि क्या वह कोई लड़ाकू पेशे का इंसान है। यान ने जवाब दी, बिना गुफा छोड़ दी, मगर जल्द ही उसने देखा कि सियानन उसका पीछा कर रही है। यान ने सख्त लहजे में पूछा कि वह उसका पीछा क्यों कर रही है, क्या वह गॉब्लिन की जासूस तो नहीं। लड़की ने डरते हुए साफ इनकार किया और कहा कि वह अकेले लौटने से डर रही है। बातचीत के दौरान उसने बताया कि वह अपनी मां के जन्मदिन के लिए ब्लड मून फ्लावर ढूंढने आई थी। उसने सौदा प्रस्तावित किया, अगर यान मदद करे तो वह उसे चिंगचिंग के सबसे बेहतरीन हथियार बनाने वाले से मिलवा सकती है। यान प्रभावित नहीं हुआ और उसे वापस जाने की धमकी दी, लेकिन सियानन ने अपनी पहचान उजागर की। वह स्या परिवार की बेटी थी, जिसका मुखिया 9वें दर्जे का मास्टर था। उसने प्रमाण के तौर पर एक कीमती जेड अमुलेट दिखाया, जो उसके पिता का सुरक्षा चिन्ह था। यान ने वस्तु को परखा और उसकी असलियत मान ली। अब उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। वह कहता है, ठीक है, सौदा मंजूर, मैं तुम्हें ब्लड मून फ्लावर दिलाऊंगा, बदले में तुम मुझे टॉप टियर चाकू दिलवाना। शियान मुस्कुराकर उसका हाथ थामती है। डील पक्की। वह जेब से एक मुड़ा हुआ नक्शा निकालती है और उसे खोलकर एक लाल क्रॉस वाले निशान की ओर इशारा करती है। यही मिलेगा ब्लड मून फ्लावर, लेकिन सावधान रहना, इसके पास हमेशा एक गार्डियन रहता है। सर्वाइवल गाइड के अनुसार इसकी ताकत 9th रैंक अप्रेंटिस जितनी है। मैं इतनी ताकतवर नहीं हूं। यान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैंने तो कभी ऐसा पाइथन देखा ही नहीं। उसका अजीब रिएक्शन शियान को चौंका देता है। फिर वह सोचती है, जिसने अकेले पूरी गोब्लिन ट्राइब का सफाया कर दिया, उसके पास कोई ना कोई जबरदस्त कॉम्बैट प्रोफेशन जरूर होगा। प्लान बन जाने के बाद यान कहता है, तुम आगे आगे चलो। शियान उसे देखती है, मन ही मन उलझन में। ये लड़का भरोसेमंद भी लगता है और खतरनाक भी।
जैसे जैसे दोनों घने जंगल में आगे बढ़ते हैं, वे लंबे घास के बीच चुपचाप कदम रखते हैं। तभी शियान अचानक रुककर इशारा करती है। चुप। आगे एक विशाल जीव आराम कर रहा है, सिल्वर हर्ड राइनोसिरस। वह फुसफुसाती है, इसे मत छेड़ना। अगर ये भड़क गया तो इसकी ताकत 8वें रैंक के अप्रेंटिस जैसी हो जाती है। धीरे से निकल चलते हैं। लेकिन यान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। शियान की आंखें फैल जाती हैं जब वह देखती है कि यान अपना पिग स्लिंग नाइफ उठाकर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वह घबराकर पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? यान की नजरें दृढ़ हो जाती हैं। आज ये घास खा रहा है, कल इंसानों को खा जाएगा। इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। शियान चुप रह जाती है। उसकी तर्क शक्ति पूरी तरह से समझ से बाहर है। इससे पहले कि वह कुछ बोल सके, यान झपटता है। वह हवा में समरसॉल्ट लगाते हुए एक जबरदस्त क्रॉस स्लैश करता है। चाकू की चमक गर्दन पर पड़ते ही विशाल जीव वहीं ढेर हो जाता है। खून की बौछार उठती है। शियान बस पत्थर सी खड़ी रह जाती है। विश्वास नहीं होता कि इतनी ताकतवर क्रिएचर को उसने एक ही वार में ऐसे खत्म कर दिया, जैसे कोई मामूली काम हो। सिस्टम पैनल को देखते ही लू को पता चलता है कि उसका डैमेज अब 122% तक पहुंच गया है और वो अब 7th लेवल का अप्रेंटिस बन चुका है। तभी उसकी नज़र अपने नाइफ पर पड़ती है, जो अब काफ़ी हद तक घिस चुका है। उसका एज लगभग खत्म हो गया है। इसी बीच एक लड़की क्यूरियोसिटी से पूछती है, हे लू, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो? लू हल्का सा मुस्कुराता है और कैजुअली जवाब देता है, मेरा प्रोफेशन तो बिल्कुल सिंपल है, मैं एक पिग बुचर हूं। यह सुनकर लड़की बिल्कुल शॉक में आ जाती है। वो कहती है, यह कैसे हो सकता है? एक लाइफ टाइप प्रोफेशन इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है कि एक सिल्वर हॉर्न राइनोसरस को भी सिर्फ एक स्ट्राइक में गिरा दे? लू बिना कुछ कहे सिंपली राइनोसरस का सिल्वर हॉर्न काट लेता है और सोचता है, ये फ्यूचर में मेरे काम आ सकता है। फिर लड़की हैरानी से बोलती है, यहां से थोड़ी ही दूर ब्लड मून फ्लावर्स मिलते हैं। लू तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, तो फिर किस बात का इंतजार, चलो। और दोनों जंगल की गहराइयों में और अंदर तक बढ़ने लगते हैं। जंगल के दूसरे कोने में प्रिंसिपल लिंगचू, लियू जिंगलोंग और 2 और स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के बाद वॉक कर रहे थे। प्रिंसिपल बोला, ये हमारी पहली फील्ड ट्रेनिंग थी और तुम लोगों ने वैसे ही परफॉर्म किया जैसे मैंने सोचा था। तुम लोग सच में काफी केपेबल हो। लियू जिंगलोंग ने लिंगचू को टेढ़ी नजरों से देखकर हल्का सा मुस्कान दिया। तभी प्रिंसिपल को एक अजीब सी वाइब महसूस हुई, जैसे कोई और भी जंगल में छुपा हो। वो तुरंत चीखकर बोला, जो भी हो, बाहर निकल आओ। जंगल के अंधेरे से 2 फिगर्स धीरे धीरे सामने आए और ये और कोई नहीं, हमारा हीरो लियू और एक लड़की थी। लियू ने सोचा, ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ लियू जिंगलोंग जोर से हंसकर बोला, अरे लियू चान, बताओ तुम यहां क्या कर रहे हो? लियू ने कैजुअली जवाब दिया, क्या करना, बस जंगल में वॉक कर रहा था और रास्ते में तुम लोग मिल गए। जिंगलोंग ये सुनकर इरिटेट हो गया। तभी एक और लड़की मजाक उड़ाती हुई बोली, मैं बताती हूं ये यहां क्यों है। शायद ये अभी तक लिंगचू को भूल नहीं पाया और छुपके छुपके इसका पीछा करते हुए यहां तक आ गया। सबकी नजर लिंगचू पर गई, जो अभी भी पिग प्रिंसेस के फॉर्म में थी। जिंगलोंग ने एक अजीब सी एक्सप्रेशन के साथ लियू को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, हमारे स्ट्रेंथ का डिफरेंस अब जमीन आसमान का हो चुका है। तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये सुनकर लियू के अंदर का गुस्सा उभर गया। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। जिंगलोंग जोर से हंसता है, बोलता है, देखो तो जरा, उस दिन सबके सामने इंसल्ट होने के बाद भी ये यहां तक आ गया। मुझे लगा था मैं इसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा, पर देख, आज ये मुझे अकेला मिल गया है। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर वो अपने हाथ पर एक पर्पल ब्लेड समन करता है। साइड में उसका दोस्त हैरान होकर बोलता है, अरे जिंगलोंग भाई, ये तो येलो रैंक लो ग्रेड तलवार है, जो कि एक ट्रू स्पिरिट वेपन के बराबर होती है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल भी सोचता है, सच में सिर्फ कुछ दिनों में जिंगलोंग की ग्रोथ कमाल की है। वो ऑलरेडी 4th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है और अगर इस लेवल का वेपन भी मिल जाए तो वो एक 6th लेवल अप्रेंटिस के साथ भी आराम से टक्कर ले सकता है। लिंगचू ब्लेड की तरफ घूरकर एरोगेंट टोन में कहता है, मैंने तुम्हें कई बार वार्न किया था कि इस सिटी को छोड़कर चले जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब इसका नतीजा तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा। इतने में एक लड़की फुसफुस करके लू से पूछती है,
यह लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? पर लू चुप रहता है। लड़की फिर पूछती है, बताना तो ये स्पिरिट वेपन की कीमत कितनी होगी? रेकी जवाब देती है, लगभग 1 लाख के आसपास। और उधर जिंगलोंग गुस्से से सोचता है, देखो तो जरा ये पिग बुचर कितना ज्यादा एरोगेंट हो रखा है। वो मेरे सामने खड़ा था, अभी भी अपने साथी के साथ बात कर रहा था। उस दिन इसने मुझे बहुत इंसल्ट किया था, आज मैं इसका बदला लूंगा। ये कहकर वो ब्लेड को उठाता है और आगे बढ़ता है। एक बड़ा सा जेम लेता है और चीख कर कहता है, जब एक वॉरियर को इंसल्ट किया जाता है तो क्या होता है, आज तुम खुद देखोगे। वो तेजी से जंप करके ल्यू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ल्यू बस अपना बुच्चर नाइफ निकालता है और एक हाथ से उसका अटैक आराम से रोक लेता है। ये देखकर प्रिंसिपल और बाकी स्टूडेंट्स बिल्कुल शॉक में रह जाते हैं। ल्यू अपनी तलवार में और ज्यादा पावर डालता है और कहता है, तुम इस छोटे से नाइफ से मुझे रोक नहीं पाओगे। उसके साथ ही वो बुच्चर नाइफ तोड़ देता है। नीचे लैंड करते ही नाइफ का आधा हिस्सा जमीन पर गिरता है। जिन लोगों को लग रहा था कि वो साइड से जीत रहा है, वो अपनी पार्ट एनर्जी और बूस्ट करते हुए चीखता है, तो फिर सुन बिग बच, मैं तुम्हें ऐसी हालात में छोड़ूंगा कि तुम अपने प्रोफेशन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तुम पूरी तरह से एक लंगड़े इंसान बन जाओगे। दूसरी तरफ प्रिंसिपल काफी ज्यादा टेंस था। हनीमैन सोचता है, ल्यू के पास जो ब्लेड था वो बिल्कुल ऑर्डिनरी था और एक स्पिरिट वेपन से इसे तोड़ना तो पेपर काटने जितना आसान है। लेकिन मैं जिंगलोंग को ऑफेंड नहीं कर सकता, वो फ्यूचर में हमारे बहुत काम आ सकता है। फिर प्रिंसिपल ल्यू से कहता है, ल्यू तुम यहां पर क्यों आए हो? तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकता। दूसरी तरफ ल्यू ने अपना छोटा नाइफ भी फेंक दिया और बोला, तुम्हें किसने बोला कि तुम जैसे चीखने वाले रेड हेयर मुर्गे के लिए मुझे ये नाइफ यूज करना पड़ेगा? तुम्हें मैं अपने नंगे हाथों से ही संभाल लूंगा। जिंगलोंग गुस्से से अगला हो चुका था। उसने अपना ब्लेड उठाया और गरज के बोला, आज के दिन तुम्हें यही जमीन में गाड़ दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस बार ल्यू ने घोंसा बनाया और जिंगलोंग की स्ट्राइक से पहले ही उसके पेट में एक जबरदस्त पंच जोड़ दिया। इतना पावर था कि जिंगलोंग हवा में उड़ता हुआ दूर जाके गिरा। प्रिंसिपल और जिंगलोंग का दोस्त ये सब देखकर हैरान रह गए। दोस्त भागकर आया और बोला, भाई तू ठीक तो है ना? और जिंगलोंग के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, इसके पास इतनी शक्ति आई कहां से? मैं तो मुश्किल से अपना होस्ट कंट्रोल में रखता हूं। उधर प्रिंसिपल ने भी ल्यू को ध्यान से देखा और सोचा, ये कैसे मुमकिन है? फिर एक गहरी और सीरियस आवाज में बोला, ल्यू मुझे मत कहना कि तुम ऑलरेडी 7th लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ल्यू अब क्या करने वाला है? क्या लिन सू वापस उसके पास आएगा? नेक्स्ट पार्ट और भी धमाका होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलना और चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।